आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे फैमिली कोर्ट्स एक्ट के बारे में जो कि 1984 में लाया गया था। ये वीडियो एक कंप्लीट एनालिसिस होगा एक लॉ स्टूडेंट के द्वारा एंड हम इस वीडियो में जो सेक्शंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करके समझने का कोशिश करेंगे। चलते वीडियो के ओर। जैसे कि आपने अपने आस पड़ोस में देख चुके होंगे कि फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश किया गया है और किया जा रहा है, तो इनके पीछे ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट का ही हाथ है। दिस एक्ट हैज़ सम पर्पस क्या है कि दीज फैमिली कोर्ट्स विल एनकरेज रिकॉन्सिलिएशन, सुलह करना, एंड इंश्योर क्विक रेजोल्यूशन, जल्दी से जल्दी डिसीजन देना अब डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली मैटर्स। मैरिज यानी कि विवाह एंड फैमिली मैटर्स, परिवार संबंधित मैटर्स पे जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना। द एक्ट एम्स टू हैंडल सच इश्यूज मोर सेंसिटिवली एंड एफिशिएंटली। जैसे कि ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं उनसे ज़्यादा सेंसिटिव रूप में और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज में ये फैमिली कोर्ट्स इन चीज़ों का हैंडल करेगा, रिकॉग्नाइजिंग द पर्सनल एंड सेंसिटिव नेचर। जो मैटर्स है, डिस्प्यूट्स है, विवाद है, इनका अंदर एक प्राइवेसी और सेंसिटिव सा चीज़ें रहता है जो बहुत पर्सनल होता है, तो इनको रिकॉग्नाइज करता है फैमिली कोर्ट्स एंड इट एक्ट्स अकॉर्डिंगली। वन ऑफ द फैमिली कोर्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि इसका शॉर्ट टाइटल, कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, कब कमेंसमेंट होगा। शॉर्ट टाइटल में देख सकते हैं कि ऑफिशियल नाम है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। इसका एक्सटेंट होगा, दिस एक्ट विल बी अप्लाइड टू द एंटायर कंट्री ऑफ द इंडिया एंड कमेंसमेंट विल बी इफेक्टिव। एक्ट इफेक्टिव होगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नोटिफिकेशन होगा और उसके हिसाब से ये एक्ट इफेक्टिव होगा। टू ऑफ द एक्ट क्या देता है, डेफिनेशंस देता है, कुछ टर्म्स जो इस पूरे एक्ट में यूज्ड हुआ है। इनमें से पहला डेफिनेशन है जज की। जज का मतलब यहाँ पर फैमिली कोर्ट में वर्क करने वाला एनी जज, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल जज और एडिशनल प्रिंसिपल जज और एनी अदर जज। दूसरे में आते हैं नोटिफिकेशन, जो हमारे ऑफिशियल गैजेट ही है, जो कि है एक पब्लिक जर्नल जहाँ पर गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करता है। उस ऑफिशियल गैजेटी में जब किसी नोटिस पब्लिश्ड होता है उसका हम कहते हैं नोटिफिकेशन। तीसरा डेफिनेशन है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है इस एक्ट का अंडर जो रूल्स दिया जाएगा, उस रूल्स के अंडर जो रेगुलेशंस है एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स, दैट इज़ रेफर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड। इस पूरे एक्ट में बार बार आएगा एक टर्म जो कि है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट एक कोर्ट होता है जो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट का अंडर एस्टेब्लिश्ड होता है एंड दैट कोर्ट डील्स विथ फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड अदर टर्म्स। यानी कि अगर कोई वर्ड्स रह गया, एक्सप्रेशन रह गया जिसका एक्सप्लेनेशन इस एक्ट के द्वारा दिया नहीं गया है, जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है इस फैमिली कोर्ट्स एक्ट में, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। सेक्शन 3 में ये बोला जाता है कि फैमिली कोर्ट्स कैसे एस्टेब्लिश होगा। ये एक मैंडेटरी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट एवरी सिटी और टाउन जिसका पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन है, उनमें एक फैमिली कोर्ट मैंडेटरीली एस्टेब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट मैंडेटरी एस्टेब्लिशमेंट शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द एक्ट बिगिंस टू टेक इफेक्ट। ऑल्सो दिस इज अ डिस्क्रिशनरी एस्टेब्लिशमेंट। डिस्क्रिशनरी मतलब जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कैन चूज टू सेट अ फैमिली कोर्ट ऐसा जगह in other areas of the state if it considers necessary.
जहाँ पर पॉपुलेशन मान लीजिए 2 से 3 मिलियन है, वहाँ पर एक फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करना ज़रूरी तो है ही। उसके साथ साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दूसरा या तीसरा फैमिली कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है। देयर इज़ कंसल्टेशन एंड नोटिफिकेशन। दीज फैमिली कोर्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाला है, दैट मस्ट बी with consultation with the high court of that state government, high court of that state, particular state। हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ही फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से दीज कोर्ट्स, मतलब ये फैमिली कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन लिमिट क्या होगा, कितने एरिया तक ये काम करेगा, ये मेंशन कर देता है। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट भी नोटिफिकेशन के तहत मेंशन करता है। जुरिस्डिक्शनल लिमिट का मतलब है एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक एरिया, जहाँ पर वो फैमिली कोर्ट ऑपरेट करेगा। अब एरिया को बढ़ाना या घटाना, इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, ऑल्टर करना, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही ये सब कुछ करेगा। 4 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट ये कहता है कि जजेस ऑफ द फैमिली कोर्ट कैसे अपॉइंट होंगे एंड उनका प्रोसेस क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होगा। अगर हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस का बात करें तो जजेस ऑफ द फैमिली कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड इसमें मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करें। If a family court has multiple judges, they can share duties or specialize in different aspects of law as arranged by principal judge। अगर एक फैमिली कोर्ट में एक से ज़्यादा जजेस है तो फिर जो प्रिंसिपल जज है वो जैसे ड्यूटीज़ को बांट देंगे उस हिसाब से अदर जजेस परफॉर्म करेंगे। और ये भी हो सकता है वन जज इज़ स्पेशलाइज्ड इन ए particular aspect of law and he will deal in that aspect। अगर हम बात करते हैं रोल्स विद इन फैमिली कोर्ट, जजेस के क्या रोल्स होंगे। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके ओनली आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट ए प्रिंसिपल जज एंड ऑल्सो द एडिशनल प्रिंसिपल जज फ्रॉम अमंग द जजेस। ओके, उसके बाद जो प्रिंसिपल जज होंगे ही विल मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस। केसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे अदर जजेस के बीच में, ही विल मैनेज दैट। बट ए क्वेश्चन अराइजेस दैट अगर प्रिंसिपल जज नहीं रहे किसी दिन तो कौन उनके काम संभालेंगे, पोस्ट तो खाली नहीं रह सकता। तो प्रिंसिपल जज के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक के लिए एडिशनल जज ले लेंगे। एडिशनल प्रिंसिपल जज टेक्स ओवर द प्रिंसिपल जजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ द लेटर इज एब्सेंट और इनकैपेसिटेड। अगर एब्सेंट हो और किसी दूसरे रीज़न के लिए अवेलेबल ना हो, उनकी कैपेसिटी ना रहे फॉर दैट टाइम पीरियड। 4 और भी कहता है कि जजेस का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। A minimum of 7 years in a judicial office in India or a similar legal role। 7 साल किसी जुडिशियल ऑफिस में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। एटलीस्ट 7 years as an advocate in a high court और across multiple high courts। किसी एक हाई कोर्ट में और बहुत सारे हाई कोर्ट में जो एक्सपीरियंस है वो मिलाकर 7 साल एटलीस्ट। और अदर क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज एग्रीमेंट। भारत के चीफ जस्टिस जो है उनके साथ एग्रीमेंट के बाद, मतलब डिस्कशंस के बाद, कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कुछ अदर क्वालिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब करता है तो दैट क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। Selection criteria: candidates should be committed to preserving marriage and promoting child welfare। जो जज होने के लिए कैंडिडेट्स होंगे
दे शुड बी स्पेशलाइज्ड इन प्रिजर्विंग मैरिज, मैरिज को प्रिजर्व करने में, चाइल्ड वेलफेयर को प्रमोट करने में, शुड बी स्किल्ड इन कंसिलिएशन एंड काउंसलिंग, पार्टीज के बीच काउंसलिंग एंड उनके बीच एक समझौता लाने में स्किल्ड होना चाहिए। प्रेफरेंस इज गिवन टू वुमेन, क्योंकि बात है फैमिली के, इसीलिए वुमेन कैंडिडेट्स और जजेस आर प्रेफर्ड। एज लिमिट, judges cannot be appointed or serve in a family court beyond the age of 62। 62 साल के ऊपर जजेस फैमिली कोर्ट्स में सर्व नहीं कर सकते। कंपेंसेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विस, सैलरीज, ऑनरेरियम्स एंड अदर बेनिफिट्स फॉर जजेस are defined by the state government in consultation with the high court। स्टेट के हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट will provide the salaries and other benefits to these judges, ensuring they are aligned with the judges' responsibilities and expertise levels। उनके responsibilities and level of expertise भी कंसिडरेशन में लाया जाएगा एंड उसके हिसाब से ही जजेस के सैलरीज एंड टर्म्स ऑफ सर्विस डिफाइंड होंगे। सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट टॉक्स अबाउट द एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंट्स विद द फैमिली कोर्ट्स। सामाजिक कल्याण कर जो एजेंट्स हैं उनके क्या रोल होंगे, why and how they will be helping the family courts, और कौन कौन होंगे जो इनके साथ काम कर सकते हैं एंड उनका पर्पस एंड कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ सेक्शन 5 डिफाइन करता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक स्टेट का हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद रूल्स निकालता है, जो रूल्स आउटलाइन करता है हाउ एंड व्हाई, कब और क्यों सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स may be associated with family courts। और इनका एसोसिएशन का फोकस होगा सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर। जो प्रोफेशनल्स है जो कि डेडिकेटेड है फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करने में, जो इंडिविजुअल्स है जो एक्टिवली काम करते हैं सोशल वेलफेयर वर्क में, और जो सब पर्सन्स है जिनका इन्वॉल्वमेंट फैमिली कोर्ट का एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उनको सेक्शन 5 का अंडर एसोसिएशन के लिए फैमिली कोर्ट्स में बुलाया जाता है। इसका पर्पस ये है कि फैमिली कोर्ट का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाए इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली इशूज अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस laid out in the rules established by state government। जो conditions है that will be laid down by the state government by rules prescribed। 6 of the act बात करता है कि फैमिली कोर्ट्स का efficiently परफॉर्म करने के लिए जो स्टफिंग आउटलाइंस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्टफ्स के, उनके अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स क्या होगा, इसका एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। इनके लिए एक तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो कि डिटरमाइन करता है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ काउंसिलर्स, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ जो कि फैमिली कोर्ट का इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। और ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेता है विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जो कि इंश्योर करता है कि फैमिली कोर्ट्स, ईच फैमिली कोर्ट्स, हर एक फैमिली कोर्ट एक एडिक्यूट सपोर्ट मिले, उनको ज़रूरी सपोर्ट्स मिले कि स्टफ्स और उनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उस हिसाब से काम किया जाता है। उनके अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है ये भी स्टेट गवर्नमेंट बोल देता है। काउंसिलर्स, ऑफिसर्स एंड अदर स्टफ्स
इन सब के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स एस्टेब्लिश करता है। मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इंश्योर्स द फैमिली कोर्ट्स as well equipped with the necessary human resources to assist in their function of resolving family dispute efficiently and effectively. Chapter 3 Section 7 of the Family Courts Act डिफाइन करता है फैमिली कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन। इनके जुरिस्डिक्शन इज सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स हैव द सेम जुरिस्डिक्शन as district courts or subordinate civil courts in handling specific types of legal suits and proceedings. District court और other जो subordinate civil courts है उनका जो जैसा jurisdiction है family courts का same to same वैसे ही jurisdiction होगा। This includes इनके अंडर क्या क्या आएगा? Cases involving the status of marriages, मैरिज का क्या क्या स्टेटस है उसके रिलेटेड केसेस सच एज एनलमेंट्स, सेपरेशंस एंड डाइवोर्स। मैरिज को एकदम ख़त्म कर देना, सेपरेट हो जाना और डाइवोर्स। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन क्या लेजिटिमेट है और इलेजिटिमेट है विद इन ए फैमिली और फैमिली मैटर्स के अंडर, उनके संबंधित डिस्प्यूट्स। मैटर्स रिलेटेड टू मैरिटल प्रॉपर्टीज, आफ्टर मैरिज जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके पास क्या प्रॉपर्टी रहेगा, इन मैटर्स भी फैमिली कोर्ट्स का अंडर आता है। केसेस सीकिंग मेंटेनेंस और सपोर्ट फॉर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन। आफ्टर मैरिज बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है। चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस और किसी एक स्पाउस मतलब एक पार्टी के लिए मेंटेनेंस, ये भी इन सब केसेस का भी जुरिस्डिक्शन कम्स अंडर द फैमिली कोर्ट। लीगल इश्यूज अराउंड गार्जियनशिप, कस्टडी और विजिटेशन राइट्स ऑफ माइनर, जब डिवोर्स के माध्यम से दो पार्टीज अलग अलग हो जाते हैं और एक पार्टीज के अंडर उस माइनर का गार्जियनशिप रहता है, कस्टडी रहता है, तो दूसरे पार्टी कैसे जाकर विजिट करेगा और कैसे उनके गार्जियनशिप, कस्टडी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल कमिंग अंडर दिस फैमिली कोर्ट्स। एडिशनल पावर्स भी दिए जाते हैं फैमिली कोर्ट्स को, जैसे कि जो टिपिकली मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हमारे CPC में 1983 में चैप्टर 9 ऑफ दैट CPC, जहाँ पर मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को जो पावर्स दिया गया है, दैट केसेस कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय द फैमिली कोर्ट्स। दिस प्राइमरीली इन्वॉल्व्स क्या क्या आते हैं इसके अंडर? ऑर्डर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, माँ बाप, चिल्ड्रन और वाइफ, उनके जो मेंटेनेंस रिलेटेड फैक्टर्स हैं, केसेस हैं, दे मे बी ग्रांटेड फर्दर पावर्स बाय द अदर लॉज। इसके साथ साथ किसी दूसरे लॉ में अगर फैमिली कोर्ट्स को एडिशनल पावर्स दिया जाता है देन वो भी फैमिली कोर्ट्स में फैमिली कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन के अंडर आएगा। सो वी कैन से फैमिली कोर्ट्स देयरफॉर सर्व एज ए स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडीज, एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी, जैसे कि आपका काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर सम स्पेसिफाइड केसेस फॉर सम स्पेसिफाइड एक्ट्स, वैसे ही फैमिली कोर्ट्स एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडीज है दैट हैंडल ए वाइड रेंज, बहुत बड़ी है रेंज, फैमिली एंड मैरिटल डिस्प्यूट्स अंडर बोथ सिविल एंड सर्टेन क्रिमिनल लीगल फ्रेमवर्क्स। सिविल फ्रेमवर्क्स तो उसके अंडर तो काम करता ही करता है, थोड़ा बहुत क्रिमिनल फ्रेमवर्क में भी ये फैमिली कोर्ट एक्ट काम कर जाता है। अब हम आएंगे सेक्शन 8 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, जो कि बात करता है एस्टेब्लिशिंग ऑफ फैमिली कोर्ट्स का क्या क्या इम्पैक्ट होगा ऑन अदर कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। हमने फैमिली कोर्ट तो एस्टेब्लिश कर दिए, तो फिर ट्रेडिशनल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन में क्या क्या बदलाव आएगा इस हिसाब से।
एक्सक्लूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग केसेस। कुछ तो जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करेगा ट्रेडिशनल कोर्ट्स के अंदर से, एंड कुछ तो पेंडिंग केसेस है जिनका ट्रांसफ़र होगा। तो पहले हम देखेंगे एक्सक्लूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। वंस ए फैमिली कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया, जिस एरिया में एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर उस एरिया में अंडर सेक्शन 7 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उस एरिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट फैमिली कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन को हैंडल नहीं कर सकता। उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर जो जो केसेस आता है वो अब हैंडल नहीं कर सकता ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, फैमिली एंड मैरिटल डिस्प्यूट्स लाइक डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड चाइल्ड कस्टडी। डाइवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, इनके साथ साथ फैमिली का, मैरिटल डिस्प्यूट्स का सब कुछ ही आ जाएगा। बहुत वाइड एक स्कोप बनाया गया है। मैजिस्ट्रेट इन दैट एरिया ऑल्सो लूज द जुरिस्डिक्शन टू हैंडल केसेस अंडर चैप्टर 9 of the Code of Criminal Procedure 1973, which pertains to maintenance orders for wives, children and parents. उस एरिया में जो मैजिस्ट्रेट थे जिनके अंडर केसेस आता था, जो केसेस को हैंडल करते थे वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स का मेंटेनेंस रिलेटेड, जो कि CRPC चैप्टर 9 में डिफाइन किया गया था, वो भी अपने पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अब ये सब कुछ एक्सक्लूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट इन दैट एरिया। देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। एनी केसेस ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जो केसेस है वो सब केसेस एंड केसेस अंडर चैप्टर 9 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड CRPC चैप्टर 9 का जो केसेस है जो कि पेंडिंग से अदर कोर्ट्स में, एट दैट टाइम द फैमिली कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द फैमिली कोर्ट। ऑटोमेटिकली फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस ट्रांसफर इंश्योर्स दैट all relevant family and marital disputes are concentrated in one specialized court। एक ही स्पेशलाइज्ड कोर्ट में सब कुछ फैमिली हो गया, मैरिज के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो जाए, एक ही कोर्ट में आ जाए। intended to provide a more focused and sensitive approach to handling such matters। उस मैटर्स को डील करने में थोड़ा सा कोर्ट्स और भी फोकस करेगा, और ये सेंसिटिव मैटर्स है, इसीलिए इनके लिए सेंसिटिव अप्रोच लाया गया। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट बात करता है कि फैमिली कोर्ट्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन फैसिलिटेटिंग द सेटलमेंट्स बिटवीन द पार्टीज। एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट, फैमिली कोर्ट्स इन एवरी केस इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट ट्राई टू हेल्प द पार्टीज के बीच एक ट्राई करना कि एक सेटलमेंट तक पहुंच जाए, रीच ए सेटलमेंट इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, एंड अप्रोप्रिएट गिवन द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। फैमिली कोर्ट का पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है टू यूज एनी प्रोसीडियर दे सी फिट फॉर दिस पर्पस एज लॉन्ग एज इट कंप्लाइज विद द रूल्स सेट बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा सेट किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होता है एज पर टू द प्रोसीडियर। एडजॉर्नमेंट फॉर सेटलमेंट एफर्ट्स, आउटसाइड कोर्ट अगर पार्टीज के बीच इशू रिजॉल्व होने का चांसेस है, देन फैमिली कोर्ट्स सीज दिस रीजनेबल चांस फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड पॉजेस द प्रोसीडिंग्स फॉर अ टाइम पीरियड। This additional authority of the family court helps to use this power without affecting its other procedural powers। एडजॉर्नमेंट का पावर अगर कोर्ट यूज़ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीड्यूरल पावर्स घट जा रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है। दिस सेक्शन हाईलाइट्स
The family court's role in promoting reconciliation and resolution outside the traditional adversarial legal process. ट्रेडिशनल एडवर्सियल लीगल प्रोसेस का बाहर जाकर अगर पार्टीज रिकन्सिलिएट कर सकता है, रिजोल्यूशन में पहुंच सकता है, उनके बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर फैमिली कोर्ट इसको सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन सेंसिटिव फैमिली मैटर्स। बस सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट डील्स विथ फैमिली कोर्ट का क्या क्या प्रोसीड्यूरल गाइडलाइंस होगा, कौन कौन सा प्रोसीड्यूर मेंटेन करके चलेगा, उसके गाइडलाइंस देता है। फर्स्ट तो जनरल सिविल प्रोसीड्यूर एंड सेकंड इज क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, एंड थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फ्लेक्सिबिलिटी in such procedure. General civil procedure, in that for more suits and proceedings excluding those under chapter 9 of the CRPC, the family court is governed by the provisions of CPC 1908. मतलब family courts का जो provisions है that will be governed by CPC 1908. CRPC का ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 9 ऑफ द CRPC इनके काम है फैमिली कोर्ट में, और बाकी सब कुछ CPC के अंडर डील होगा। एंड अदर रिलीवेंट लॉज, अदर जो रिलीवेंट लॉज है, जैसे कि हो गया पॉस्को और कि अदर लॉज जो फैमिली मैटर्स को डील करते हैं। फैमिली कोर्ट्स आर ट्रीटेड एज सिविल कोर्ट्स, इनका जो डेजिग्नेशन है ये सिविल कोर्ट्स का टाइप, फॉर दीज पर्पसेस एंड पोजेसेस ऑल करस्पॉन्डिंग पावर्स। एक सिविल कोर्ट का जो करस्पॉन्डिंग पावर्स है वो सब कुछ फैमिली कोर्ट पोजेस करता है, फैमिली कोर्ट का अंडर वो पावर्स है। अब क्रिमिनल प्रोसीडियर का अगर बात करें तो चैप्टर 9 दैट डील्स विथ फैमिली मेंटेनेंस इशू, फैमिली मेंटेनेंस इशू जो कि चिल्ड्रन का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, वाइफ का हो गया, ये सब कुछ फैमिली कोर्ट डील कर सकता है। फॉलोज द प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफिक कोड, मतलब CRPC। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीडियर, अब देखिए फैमिली की बात है और एक इनफॉर्मल वे में सब कुछ किया जा रहा है। फोकस क्या है कि रिजॉल्व हो जाए चीज़ों को, रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी लाना तो ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द जिस्ट, यू कैन से इट इज़ द जिस्ट। डिस्पाइट द एप्लीकेशन ऑफ दीज एस्टेब्लिश्ड कोड्स, फैमिली कोर्ट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग देयर ओन प्रोसीड्यूर्स। जैसे कि हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंडर वो खुद के प्रोसीड्यूर्स लाते हैं, वैसे फैमिली कोर्ट्स के अंडर पावर है कि वो अपने प्रोसीडिंग्स भी लाए। दे आर नॉट स्पेसिफिकली डील्ड विद दिस एस्टेब्लिश्ड कोड्स, दे कैन ब्रिंग देयर ओन कोड्स एंड फॉलो दैट। जैसे पार्टीज के अंदर डिसोल्यूशन और सारे चीज़ें अच्छे से हो जाए। दे कैन डिवाइस मेथड्स, कुछ नए मेथड्स भी निकाल सकते हैं दैट हेल्प फैसिलिटेट सेटलमेंट्स और क्लैरिफाई द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो केस हो उनका सेटलमेंट हो जाए, जो फैक्ट्स हो उनका अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्लियर हो सारी चीज़ें। प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल एंड पॉसिबली मोर रिकन्सिलिएटरी अप्रोच टू हैंडलिंग फैमिली लॉ मैटर्स। पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा पॉजिटिवली, थोड़ा मोर समझौतापूर्ण तरीके से उनको समझना, उनका एक डिसीज़न देना, यही फैमिली कोर्ट्स का काम है। मतलब फैमिली डिस्प्यूट्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए these family courts can operate not only within the framework of these established legal procedures of CPC or chapter 9 of CRPC, they can have the discretion मतलब अपने हिसाब से वो कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं।
दिस इज द जिस्ट ऑफ सेक्शन 10। बात करते हैं सेक्शन 11 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट, जो कि बात करता है प्राइवेसी ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जैसे कि मैटर है फैमिली का, तो फिर इस सेक्शन 11 के पीछे एक फिलॉसफी है जो कि फैमिली कोर्ट को अलाउ करता है कि प्रोसीडिंग्स को प्राइवेटली, सीक्रेटली, इन कैमरा किया जाए, which is to protect the privacy and dignity of individual involved in personal and sensitive family matters। इसमें दो चीज़ें बोला गया है। एक तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, which means कि फैमिली कोर्ट का प्रोसीडिंग्स प्राइवेटली, विदाउट एक्सेस टू द पब्लिक, आम समाज में आम आदमी के साथ पब्लिकली इसका फैसला ना सुना जाए, इसका प्रोसीडिंग्स ना हो, और मीडिया के सामने इसका प्रोसीडिंग्स ना हो, जैसे कि पर्सन का डिग्निटी और उनका प्राइवेसी बजाय रहे। उसके साथ साथ कोर्ट और पार्टीज़ अगर रिक्वेस्ट करता है कोर्ट के पास, देन द फैमिली कोर्ट में डिसाइड दैट इफ़ इट इज़ नेसेसरी द फैमिली कोर्ट विल टेक सो मोटो, लाइक अगर उनको लगता है कि ये नेसेसरी है, ऐसे तरीके से प्राइवेसी लेना नेसेसरी है, तो फिर फैमिली कोर्ट खुद से ही ऑन कैमरा, इन कैमरा प्रोसीडिंग में चला जाता है। और ऐसा भी हो सकता है पार्टीज़ को थोड़ा अपील करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट बात करता है कब फैमिली कोर्ट मेडिकल एक्सपर्टाइज को बुलाएगा और वेलफेयर प्रोफेशनल्स, कल्याणकारी जो प्रोफेशनल्स है जिनका काम ही ये है कि चीज़ों को बेटर रिजॉल्व किया जाए, फैमिली रिलेटेड चीज़ों को, उनको कब बुलाया जाए, उनका जो एक्सपर्टीज़ है कैसे कब यूटिलाइज कर सकते हैं फैमिली कोर्ट। एक तो एंगेजिंग एक्सपर्ट्स, एंड सेकंड बात ये है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा फीमेल एक्सपर्ट्स को। पहला पॉइंट का हम बात करते हैं एंगेजिंग एक्सपर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स आर परमिटेड टू एंगेज मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो क्लिनिकल मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, और प्रोफेशनल्स फोकस्ड ऑन फैमिली वेलफेयर टू असिस्ट इन केसेस। केस में असिस्ट करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है। दिस कैन इंक्लूड एनीवन डीम्ड सुटेबल बाय द कोर्ट। कोर्ट जिसको सुटेबल मानता है उनको बुलाया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशन टू द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। पार्टीज के साथ उन एक्सपर्ट प्रोफेशनल का रिलेशन क्या है ये नहीं देखा जाएगा। कोर्ट जिसको सुटेबल मानता है उनको कोर्ट बुलाएगा, एंड इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा फीमेल एक्सपर्ट्स को। Where possible, the preference for these experts will be to the females, women, aligning with the act's sensitivity to the nature of the family disputes। जो फैमिली डिस्प्यूट्स का जो सेंसिटिविटी एक है, डिग्निटी एक पर्सन का है, इसको ख्याल में रख के ये चीज़ किया जाता है। एंड पॉसिबली providing a more comfortable environment for discussions involving family issues। जैसे कि होता है महिलाओं किसी और मेल पर्सन के सामने फैमिली डिस्प्यूट्स को, उनके रिलेटेड बातें करना पसंद नहीं करते हैं। सो जो एनवायरनमेंट है, कोर्ट का एनवायरनमेंट, उसको थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए फीमेल एक्सपर्ट्स को थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है। और ये प्रायोरिटी सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट इसका एम्पावरमेंट करता है। दिस प्रोविजन इज डिजाइंड टू इंश्योर दैट फैमिली कोर्ट्स हैव एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एडवाइस। फैमिली कोर्ट्स के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एडवाइस हो, उसके एक्सेस हो, एनहेंसिंग देयर एबिलिटी, फैमिली कोर्ट्स के एबिलिटी को एनहांस किया जाए टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जैसे कि हम बात करते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स की,
किसी एक ऑर्डर उसके पीछे क्या रीज़न है, रीज़न जस्टिस। वैसे ही फैमिली कोर्ट में जो डिसीज़न लिया जा रहा है उसके पीछे रीजन एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, and that decision is likely to be final. That's why this type of concern should be taken that reflect the best interests of the families and children involved in the proceedings. जैसे कि बच्चों होते हैं, जो बच्चा होता है वो ज़्यादा खुल पाते हैं कोर्ट्स के सामने, थोड़ा इन्वायरमेंट उसको चेंज करना, इनफॉर्मल वे में काम करना, तो उनके साथ बातचीत में जो एक्सपर्ट है उनको बुलाना इस सेक्शन का मेन जिस्ट है। 13 ऑफ द एक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट एज पर टू द लॉयर, किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, कब हम लॉयर ले सकते हैं फैमिली कोर्ट रिलेटेड मैटर में, इसके बारे में बात करता है। पहले तो ये नो ऑटोमेटिक लॉयर राइट। जो पार्टीज है वो डायरेक्टली फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने। इसमें पार्टीज को लॉयर के द्वारा रिप्रेजेंट होने का ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलता। पीपल इन्वॉल्व इन केसेस एट फैमिली कोर्ट डू नॉट ऑटोमेटिकली हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंट बाय अ लॉयर। खुद को ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन लॉयर का काम तब आता है जब कोर्ट किसी लीगल एडवाइस को इनवाइट करता है, जैसे कि इफ़ द कोर्ट थिंक्स इट इज़ नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग फेयरनेस के लिए नेसेसरी है, तो फिर कोर्ट कैन आस्क फॉर लीगल एक्सपर्ट, लॉयर, एडवोकेट टू हेल्प आउट एज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के दोस्त जो एडवोकेट और लॉयर और लीगल एक्सपर्टीज, लीगल प्रैक्टिशनर्स जिनको हायर किया जा रहा है, ही शुड एक्ट लाइक ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एन एमिकस क्यूरे इज़ नॉट देयर टू रिप्रेजेंट एनी पार्टी। किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करना उसके काम नहीं है, but to provide impartial advice to help the court to make a fair decision. कोर्ट के वो दोस्त है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन कुछ इम्पार्शियल एडवाइस जो किसी एक पार्टी के लिए पार्शियलिटी ना करे, ऐसा कुछ एडवाइस कोर्ट को देते हैं, जैसे कोर्ट एक फेयर डिसीजन में एंड पे पहुंच सके। दिस अप्रोच हेल्प्स keep the court process more straightforward and less contentious. अगर हम लॉयर्स लाते हैं ट्रेडिशनल कोर्ट्स की तरह, तो उनके कोर्ट फीस लगते हैं, अदर चार्जेस लगते हैं, एंड जो प्रोसेस है उतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मल है। उनको ही पता होता है कि ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स में पार्टीज डायरेक्टली जाएगा कोर्ट के पास, और जो मेथड है थोड़ा इनफॉर्मल मेथड। इट इज़ मोर लाइक ए comforting environment and it encourages more direct and potentially amicable communication between the parties। दोनों पार्टीज़ के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए, जो तो फॉर्मल वेदर में पॉसिबल है नहीं। तो सेंसिटिव फैमिली मैटर्स को ऐसे डील किया जाता है, इसीलिए सेक्शन 13 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम बात करेंगे सेक्शन 14 के बारे में, जो कि एविडेंस के बारे में बात करता है। फैमिली कोर्ट्स कौन कौन सा एविडेंस अलाउ करेगा। जो एविडेंस नॉर्मली इन ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1982, उनमें जो जो एविडेंस नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दैट काइंड ऑफ एविडेंस कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय द फैमिली कोर्ट्स। इट हैज़ द ऑथोरिटी टू एक्सेप्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एविडेंस, जैसे कि रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसके पीछे रीज़न क्या है?
reason for this approach. This flexibility is accepting evidence allows the family court क्या अलाउ करता है, अच्छे से समझना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. विद इन अ फैमिली बहुत सारे इंफॉर्मेशन वर्क करता है, सब कुछ का केमिस्ट्री चेक करना उनके रेंज को बढ़ाता है. एंड रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इश्यूज ऑफन फाउंड इन फैमिली डिस्प्यूट्स. द गोल जो लक्ष्य है इज टू एनेबल द कोर्ट के एनेबल करना कि कोर्ट और भी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और इफ़ेक्टिव डिसीज़न ले सकता है, क्योंकि बात है फिर से फैमिली मेम्बर्स के बीच, इसीलिए इन्फॉर्म्ड एंड इफ़ेक्टिव डिसीजन लेना ज़रूरी है. उस हिसाब से कोर्ट बहुत सारे एविडेंस को अलाउ करता है, जो एविडेंस ट्रेडिशनली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में परमिसिबल नहीं है, उनको भी परमिट करता है कोर्ट, फैमिली कोर्ट. उसके बाद सेक्शन 15 बात करता है विटनेस का टेस्टिमोनी कैसे रिकॉर्ड होगा. अब देयर इज अ सिंप्लीफाइड रिकॉर्डिंग बिकॉज in the family court proceedings the detailed testimony of the witness does not need to be recorded word for word. फॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं उनके जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वर्ड टू वर्ड चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि एफिडेविट हो गया, पिटिशन हो गया, उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट मैटर्स. बट बिकॉज this is an informal environment, so the family courts permits simplified recording. Instead the judge will summarize the main points. जज का काम ये है कि सारे पॉइंट्स जो बिखरा हुआ है उनको समराइज करके एक डिसीजन में पहुंचना और समझना कि विटनेस क्या बोलना चाहता है, क्योंकि इसमें चाइल्ड विटनेस भी हो सकता है, थोड़ा सा फैमिली के बीच बात हो रहा है, इसीलिए थोड़ा मैनिपुलेटिंग भी चीज़ें हो सकता है. तो जज को बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है. देन देयर इज़ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. पार्टीज़ का जो है सिंप्लीफाइड रिकॉर्डिंग है जो कोर्ट में दिया गया है, जो जज ने समराइज किए हैं, that summary or memorandum will be then signed by the witness and the judge. Witness भी साइन करेगा and judge भी साइन करेंगे. Then that signed memorandum summary will become the official part of the court record. Then उसके बाद ही court record का एक official part बन जाएगा that document. It is the documenting process of that simplified recording. इसके पीछे रीज़न क्या था? This is to make the family court proceedings more effective and less formal. Witness क्या क्या चीज़ें बोल रहा है उसका एसेंस को पकड़ना, उसका मेन पॉइंट्स को पकड़ना, rather than detailed transcription. डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, अनुवाद नहीं है, उसका एसेंस को पकड़ना जिस सेक्शन का जिस्ट है. तो फिर इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा एंड रिकॉर्डिंग में थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा. देन द कोर्ट प्रोसेस विल बी फास्टर, जल्दी होगा, चीज़ें जल्दी मूव करेगा, while still preserving the integrity and essential details of the witness statements. लेकिन विटनेस स्टेटमेंट्स, विटनेस का जो साक्ष्य है, दैट देयर एसेंशियल डिटेल्स विल बी मेंटेन्ड, जो इंटीग्रिटी है दैट विल बी मेंटेन्ड वाया दिस मेथड. 16 ये बात करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाए और हैंडल किया जाए विद इन ए फैमिली कोर्ट.
तो इसमें पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, एविडेंस वाया एफिडेविट। एविडेंस दैट इज कंसिडर्ड ऑफ ए फॉर्मल कैरेक्टर। एविडेंस जिसको एक फॉर्मल कैरेक्टर के हिसाब से कंसिडर किया जाता है नॉर्मली, जैसे कि जो फॉर्मल कैरेक्टर होता है, रूटीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकंट्रोवर्शियल। एविडेंस अनकंट्रोवर्शियल होना चाहिए। कैन बी सबमिटेड इन अ रिटन फॉर्म थ्रू एन एफिडेविट। एक एफिडेविट के माध्यम से एक रिटन फॉर्म बना के दैट एविडेंस कैन बी सबमिटेड। This means that a person's written statement shown to be true can be used as evidence without them needing to speak in the court. अगर किसी एक व्यक्ति ने एफिडेविट के माध्यम से रिटन स्टेटमेंट दे दिए, फिर उसको सच माना जाएगा। That person is not necessarily come to the court and speak. अगर किसी को बोलना नहीं है, बताना नहीं है, he avoids to speak, तो फिर he can give a written statement. This affidavit can generally be read and used as evidence during the proceedings. कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम में इस एफिडेविट को एज ए एविडेंस ट्रीट किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, अनलेस देयर आर वैलिड लीगल ऑब्जेक्शंस टू इट। जब तक ना कुछ वैलिड लीगल ऑब्जेक्शन हो कि उसके एविडेंस एज पर एविडेंस ना ट्रीट किया जाए, तब तक दिस एफिडेविट और रिटन स्टेटमेंट विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस। देन इस एफिडेविट का क्रॉस एग्जामिनेशन भी जरूरी है। Although an affidavit can streamline proceedings, the family court has the discretion to require the person who made the affidavit to come to the court to verify and clarify the information. कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि जो पर्सन रिटन स्टेटमेंट दे रहा है उसको बुलाकर दैट रिटन स्टेटमेंट इज़ वेरीफाइड और क्लैरिफाइड। कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत हो और कुछ उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का ज़रूरत हो, तो फिर फैमिली कोर्ट कैन कॉल दैट पर्सन। दिस हैपन्स इफ द कोर्ट सीज ए नीड और इफ अनदर पार्टी इन द केस रिक्वेस्ट्स इट। अगर जो दूसरा पार्टी है केस में वो अगर रिक्वेस्ट करे एंड अगर कोर्ट देखे कि इसका ज़रूरत है, नीड है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द एफिडेविट के लिए दैट पर्सन में बी समन्ड। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये है कि जो रिटन स्टेटमेंट है, अगर पर्सन आमने सामने आके बात नहीं कर सकता, रिटन स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी स्पीडियर तरीके से होगा, टाइम लैप्स नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविज़न रखा गया है, इससे जो पर्सन जो एफिएंट है, एफिएंट मतलब द पर्सन हु क्रिएटेड द एफिडेविट, दैट पर्सन कम्स एंड वेरीफाइज इट। इससे कोर्ट का जो इंटीग्रिटी एंड प्रोसीड्यूरल फेयरनेस जो है दैट विल बी मेंटेन्ड। 17 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 ये बात करता है कि एक जजमेंट में कौन कौन सा बेसिक चीज़ें होना चाहिए। पहले तो एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, पूरे केस का एक ब्रीफ ओवरव्यू उस जजमेंट में होना चाहिए। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कोर्ट ने कौन कौन से की इश्यूज पे फोकस किया, कौन कौन सा क्वेश्चंस था जिसमें द कोर्ट नीडेड टू डिसाइड अपॉन, ये सब कुछ क्लैरिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो डिसीजन है, डिसीजन इज़ द आउटकम ऑफ द केस, दैट्स वाई द कोर्ट हैज़ रूल्ड ऑन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। कोर्ट को उस डिसीजन के पीछे क्या क्या पॉइंट्स है, रीजंस क्या क्या है, रीजंस फॉर द डिसीजन, ये बोलना चाहिए। कोर्ट मस्ट
also provide the reasoning. This is a must. So this reiterates the previous section which talked about a reasoned judgment. फैमिली कोर्ट्स का जजमेंट है तो फिर रीजन होना चाहिए. पर्पस क्या है कि पार्टीज़ को विदाउट लॉयर चीज़ें एकदम क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, समझ में आए, सिर्फ डिसीज़न ना दे दिया गया, उसके पीछे जो माइंड अप्लाई किया गया है, कोर्ट किस किस आधार में उस डिसीज़न तक पहुंचा, ये भी पार्टीज़ के पास सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो सपोर्ट करेगा फेयरनेस को ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस एंड पार्टीज़ को अलाउ करेगा फर्दर अगर पार्टी अपील करना चाहता है तो दैट अपील विल बी सपोर्टेड बाय दिस रीजन जजमेंट. इफ़ेक्टिव अपील का जो पार्टीज़ के पास राइट है टू द हाई कोर्ट, that is supported by this reasoned judgment and which is mentioned in section 17. बाद सेक्शन 18 बात करता है कैसे फैमिली कोर्ट्स का डिक्री एंड ऑर्डर को इशू किया जाएगा एंड कैसे उनका इन्फोर्समेंट होगा. जैसे कि फैमिली कोर्ट का डेजिग्नेशन आप जानते हैं कि एक सिविल कोर्ट का आधार में है. फिर the execution of decrees and orders issued by family court except एक चीज़ जो है CRPC 1973 में चैप्टर 9 दैट इज़ द एक्सेप्शन. बाकी सब कुछ एक सिविल कोर्ट का पर्पस से ट्रीट किया जाएगा विद द सेम ऑथोरिटी एज अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम ए सिविल कोर्ट. दिस मीन्स it is executed in the same manner as civil court decrees following the procedures outlined in the CPC Code of Civil Procedure 1908. यहाँ पर फॉलो किया जाएगा CPC को, not CRPC. Now the execution of decree or order, execution of orders under chapter 8 of CRPC, this is an exception. This will be done by the 1973 CRPC, which typically involve क्या क्या इन्वॉल्व होता है हम पहले पढ़ चुके हैं. मेंटेनेंस ऑर्डर्स executed according to the procedures specified in that particular code, and when execution can occur, जो फैमिली कोर्ट्स का डिक्री और ऑर्डर के एग्जीक्यूशन है ये तभी के तभी उस फैमिली कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट हो सकता है और दूसरे फैमिली कोर्ट में भेजा जा सकता है और किसी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सकता है. इसके पीछे एक रीज़न है कि सिविल कोर्ट्स का तरह ही फैमिली कोर्ट्स काम करता है. उसका जो रोबस्टनेस है काम करने का एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना. तो फिर ये सेक्शन एक क्लैरिटी देता है कैसे डिसीजंस को अप्लाई किया जाएगा और अफेल्ट करता है फैमिली कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन को. अब से अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शन है ना इस एक्ट का, वो है सेक्शन 19 विच इज़ इन चैप्टर 5 ऑफ दिस एक्ट, जो बात करता है कि कब हम फैमिली कोर्ट्स का जजमेंट उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं और कहाँ जा सकता है और उसके क्या क्या एक्सेप्शंस है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन. कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट जनरल राइट टू अपील जो कि है हाई कोर्ट के ऊपर. इफ़ देयर इज़ ए फाइनल जजमेंट और ऑर्डर passed by the family court, then the appeal will lie only on high court. यहाँ पर हम interim order, interlocutory order इसका बात नहीं कर रहे हैं. This is point to be noted. and जो अपील है वो बेस्ड हो सकता है both facts और legal aspect of the case. But there are also some exceptions of right to appeal.
जैसे कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से फैमिली कोर्ट किसी डिक्री और ऑर्डर को पास करता है, देन उसके अगेंस्ट कोई अपील रिलाई नहीं करेगा। सिमिलरली चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो बात करता है मेनली मेंटेनेंस ऑर्डर्स के बारे में, अगेंस्ट दैट देयर इज ऑल्सो नो अपील अलाउड। जो 1991 में एक अमेंडमेंट आया था, उसके बाद इस मेंटेनेंस ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई अपील रिलाई नहीं करता है। However, this restriction does not apply to appeals that are already pending before the amendment. Amendment से पहले जो अपील पेंडिंग्स है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा, लेकिन अमेंडमेंट के बाद चैप्टर 9 का अंडर कोई भी अपील हाई कोर्ट के पास नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फैमिली कोर्ट। अपील करने के लिए एक टाइम लिमिट भी फिक्स्ड है जो कि है 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर इशूड बाय द फैमिली कोर्ट। जैसे कि हमने देखा चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी जिसके अगेंस्ट कुछ अपील रिलाई नहीं करता, लेकिन हाई कोर्ट के पास ऑथोरिटी है, पावर है कि फैमिली कोर्ट का किसी भी ऑर्डर जो कि चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी में बेस्ड है उसको रिव्यू कर सकता है विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब एक स्टेट का जो फैमिली कोर्ट है उस एरिया का, उसके ऊपर है हाई कोर्ट उसी स्टेट का। सो हाई कोर्ट का पास ऑथोरिटी है कि खुद से रिव्यू कर सकता है। दिस रिव्यू कैन बी इनिशिएटेड बाय द हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन। हाई कोर्ट खुद से ये रिव्यू इनिशिएट करेगा और अपॉन रिक्वेस्ट, एंड इट इज मेंट टू इंश्योर दैट द ऑर्डर इज करेक्ट, लीगल एंड प्रॉपर। ये रिव्यू पावर इसीलिए दिया गया है कि जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट्स ने पास किया है दैट ऑर्डर मस्ट बी करेक्ट, वो ऑर्डर करेक्ट हो, लीगल हो एंड प्रॉपर हो, अल्ट्रा वायरस ना हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ हो एंड प्रॉपर हो। इसीलिए हाई कोर्ट के पास ये रिव्यू पावर दिया गया है। सेक्शन 19 इसीलिए ज़रूरी है कि ये बोलता है कि अगेंस्ट द ऑर्डर्स, जजमेंट्स एंड डिक्रीज ऑफ द फैमिली कोर्ट नो फर्दर अपील और रिविजन is allowed except those exceptions in this section. This is a general rule. मतलब एक रास्ता तो है चैलेंजिंग डिसीजंस ऑफ द फैमिली कोर्ट्स का, लेकिन कुछ क्लियर लिमिटेशंस एंड कंडीशंस है। इस कंडीशंस में ही केवल हम फैमिली कोर्ट का जो फाइनल डिक्री है, ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके पीछे रीज़न ये था कि फैमिली कोर्ट्स का प्रोसीडिंग्स के ऊपर आदमी का भरोसा बढ़े एंड उनके प्रोसीडिंग्स इज़ फाइनल, फैमिली कोर्ट ये समझाया जाए एंड टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन। प्रोलॉन्ग किसी केस चल रहा है 7 साल 8 साल, ये ना हो, जल्दी से जल्दी रेमेडी मिल जाए। देखेंगे आखिरी कुछ सेक्शंस जो कि चैप्टर 6 में एज पर मिसलेनियस हेडिंग के अंडर आता है। सेक्शन 20 ये बोलता है कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट इज सुप्रीम अगेंस्ट द अदर एग्जिस्टिंग लॉज। मतलब मान लीजिए अभी इसी करंट टाइम में 2-3 लॉज अवेलेबल है उसी मैटर पे एंड देयर इज़ दिस फैमिली कोर्ट्स एक्ट। सो इनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट को प्रायोरिटी दिया जाएगा एंड इट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। इस लाइन को हम पढ़ेंगे, दिस मीन्स इफ देयर आर डिस्क्रिपेंसीज और कंट्राडिक्शंस बिटवीन दिस एक्ट एंड अदर लीगल रूल्स और रेगुलेशंस इन फोर्स, द प्रोविजंस ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट विल प्रिवेल। इसके पीछे पर्पस ये है कि एक सिंपल जुरिस्डिक्शन में, एक एरिया में डिफरेंट कोर्ट्स में फैमिली लॉ का मैटर्स ना चले।
सब कुछ एक साथ कंसोलिडेट की करे, फोकस करे इन दिस फैमिली कोड। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन रिड्यूस होगा और बहुत सारी चीज़ों में जो कन्फ्लिक्टिंग थिंग्स है दैट विल आल्सो रिड्यूस। बहुत सारे लॉज का जो एप्लीकेशन है इनके बीच भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। टू रिड्यूस दैट कन्फ्लिक्ट सेक्शन 20 इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि कहता है फैमिली कोड्स एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट अपॉन दोज एग्जिस्टिंग लॉज। पहले से देखते आ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट विल एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स इन एन प्रॉपर एरिया और जुरिस्डिक्शन। फिर चैप्टर 6 में सेक्शन 21 में हाई कोर्ट्स के पास ये पावर दिया जाता है जिसके तहत हाई कोर्ट किसी भी एक एरिया में फैमिली कोर्ट्स का फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन सुपरवाइज करेगा। पहले तो आता है ऑथोरिटी टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट के पास ये ऑथोरिटी है कुछ नया रूल बनाए जो कि नेसेसरी है फैमिली कोर्ट्स एक्ट का एफिशिएंट इम्प्लीमेंट के ऊपर। ये रूल्स कहाँ पर पब्लिक से कम्युनिकेट होगा, ये पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेटिंग पे। फैमिली कोर्ट्स कैसे ऑपरेट करेगा, उनका फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, ये सब कुछ ध्यान में रख के हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा। दिस रूल्स कैन एड्रेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली कोर्ट्स ensuring flexibility and responsiveness to the needs of the community and the justice system। फ्लेक्सिबिलिटी जो है उस स्पेसिफिक एरिया में जो कम्युनिटी है, जो इंसान वहाँ पर रहते हैं, उनके क्या क्या नीड्स है, जस्टिस सिस्टम का क्या क्या नीड्स है, इस हिसाब से रूल्स लाया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इस रूल्स से कवर होता है, जैसे कि वर्किंग आवर्स। नॉर्मली फैमिली कोर्ट किस टाइम से किस टाइम तक काम करेगा ये रूल्स के तहत बोला जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हॉलीडेज़ में और जो नॉर्मल सिटिंग आवर्स है उनके स्टैंडर्ड आवर्स, उनके बाहर जाकर भी फैमिली कोर्ट्स काम कर सकता है एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ सीटिंग। फैमिली कोर्ट्स अपने रेगुलर लोकेशन से हटके दूसरे जगह अपने सेशंस को ला सकता है। इससे क्या होगा कि पीपल विल बी मोर connected with these family courts. Courts will be more accessible to people. ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज पर द लोकेशन ऑफ द सीटिंग एंड कोर्ट प्रोसीडिंग। हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया ये सब रूल्स ये भी एक फ्रेमवर्क दे सकता है कि कैसे उस एरिया का फैमिली कोर्ट्स पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट करेगा। द रूल्स कैन आउटलाइन द अप्रोचेस एंड प्रोसीडियर्स family courts should use to assist and encourage parties to reach settlements। इसमें आता है मेथड्स ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलेशन, जो कि फैमिली कोर्ट्स अप्लाई करता है किसी केस में सो दैट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एमिकेबली। फिर हम देख सकते हैं कि सेक्शन 21 का जो पर्पस है ये है कि फैमिली कोर्ट्स कैसे ऑपरेट करे। हाई कोर्ट्स उस हिसाब से कुछ सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस देता है, aiming that these courts become more effective, more accessible and capable of handling family disputes in a manner that promotes resolution and reconciliation। सेक्शन 21 एक तरीके से एक लेजिस्लेटिव बैकिंग देता है फैमिली कोर्ट्स को टू ऑपरेट मोर फ्लेक्सिबली एज पर द फॉर्मल कोर्ट्स। हम देखेंगे सेक्शन 22 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ रूल मेकिंग अथॉरिटी देता है एज पर कंसर्निंग द फैमिली कोर्ट्स ऑल ओवर द इंडिया। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि फैमिली कोर्ट्स का जो जजेस है उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर जो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी लिस्टेड है उसके अलावा और कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड क्वालिफिकेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट
अपने रूल्स का तहत बताता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डज दिस विथ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. The line says the central government has the power to make rules regarding family courts, especially concerning the qualifications of the appointment of judges other than those already listed. These rules require the agreement of the Chief Justice of India. रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है, इसको पहले पार्लियामेंट का बोथ हाउसेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा इन बोथ द हाउसेस these rules must be presented. Immediately after their announcement पार्लियामेंट क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा एंड ये जो पूरा कार्यक्रम 30 दिनों के अंदर ख़त्म होना चाहिए, जो कि हो सकता है एक सेशन में ख़त्म हो जाए और ये भी हो सकता है एक सेशन में आधा हुआ दूसरे सेशन में पूरा हुआ, लाइक मल्टीपल सक्सेसिव सेशंस. इसमें टर्म यूज़ किया गया है सक्सेसिव सेशन, मतलब these rules of the family courts have been given utter importance, most importance. इसीलिए ये ध्यान में रखा जाता है कि पार्लियामेंट ज़्यादा से सबसे कम टाइम ले फॉर देयर जॉब ऑफ रिव्यूइंग दिस रूल्स. एंड पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होता है कि उस रूल्स को मॉडिफाई करे और रिजेक्ट भी कर सकता है. अगर ये रिजेक्ट हो गया तो रूल्स तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस रूल का, लेकिन अगर ये मॉडिफाई होता है तो फिर वो मॉडिफाइड फॉर्म में दिस रूल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, विल टेक इफेक्ट. सेक्शन 22 का यही पर्पस है कि एक लेजिस्लेटिव चेक बनाए रहे ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर. जब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं एंड पार्लियामेंट के पास ये रिव्यू पावर देते हैं, तब एक बैलेंस बनाए रहता है, चेक एंड बैलेंस बनाए रहता है टू एंश्योर द फेयरनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली जस्टिस. तो इन जनरल सेक्शन 22 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑल्सो एड्स लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोसेस ऑफ रूल मेकिंग फॉर द फैमिली कोर्ट्स. एक्ट का लास्ट सेक्शन के बारे में बात करने से पहले मेरा आपके पास एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर एडवोकेट है और लॉ स्टूडेंट है और कोई लॉ में इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन है, तो प्लीज़ आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. एंड इफ़ यू आर ए लॉ स्टूडेंट प्लीज़ मेंशन योर यूनिवर्सिटी इफ़ यू वांट, और इफ़ यू आर ए लीगल प्रैक्टिशनर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू मेंशन योर कोर्ट. Thank you, and let's proceed to section 23, which is the last section of this important Family Courts Act 1984. एक्ट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ रूल मेकिंग पावर्स है जो डिफाइंड है सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, विच इज़ द लास्ट सेक्शन. जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होता है कि किसी एक जुरिस्डिक्शन पे फैमिली कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करे विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. सो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रूल मेकिंग अथॉरिटी भी है टू क्रिएट रूल्स नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ फैमिली कोर्ट्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन. This process involves consultation with the High Court, ensuring that the judiciary's insights and needs are considered in the rule formation. इस रूल्स का बहुत सारे स्कोप्स है, जैसे कि सैलरीज एंड बेनिफिट्स. स्टेट गवर्नमेंट अपने फैमिली कोर्ट्स का जजेस का सैलरी, कंपनसेशन, ऑनरेरियम, अदर अलाउंसेस इस रूल मेकिंग पावर के तहत अनाउंस कर सकता है. इसके साथ साथ काउंसलर्स एंड अदर वर्किंग स्टाफ्स, उनके एम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, ये भी रूल के साथ स्टेट गवर्नमेंट बता सकता है. अलॉन्ग विद दैट दोज मेडिकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स जो कि कोर्ट के एमिकस क्यूरे है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और अदर प्रोफेशनल्स जिनका सर्विस फैमिली कोर्ट अवेल कर रहा है, उनके पेमेंट रेट क्या होगा,
ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या होगा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बाय दिस रूल मेकिंग पावर बोल सकता है। एंड इसके साथ साथ जो एमिकस क्यूरे के हिसाब से फैमिली कोर्ट्स को हेल्प करता है, उनके कंपेंसेशंस भी स्टेट गवर्नमेंट देता है। इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट रखा गया है जो है कि मिसलेनियस। ये बोलता है कि एनी अदर मैटर्स दैट नीड रेगुलेशन थ्रू स्टेट लेवल रूल्स टू इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द फैमिली कोर्ट्स, जो कि इसका एरिया का थोड़ा ब्रॉड करता है, जो सामने वाले समय पे अगर कुछ ज़रूरत पड़े रूल मेकिंग पावर की एक्सरसाइज करने का, इसीलिए ये मिसलेनियस वर्ड ऐड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किए ये रूल्स सब कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव के पास प्रेजेंट होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर दे आर मेड। फॉर दैट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव, वो अपने हिसाब से एक रिव्यू दे सकता है, ओवरसाइट दे सकता है इस रूल मेकिंग पावर के ऊपर। फिर से स्टेट लेजिस्लेचर एक चेक एंड बैलेंस का तरह काम करता है एग्जीक्यूटिव्स अपॉन एग्जीक्यूटिव्स रूल मेकिंग पावर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैमिली कोर्ट्स। तो फिर सेक्शन 23 का पर्पस यही है कि फैमिली कोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रूल मेकिंग पावर है, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस बनाना एंड हायर जुडिशियल अथॉरिटीज़ का एक कोऑर्डिनेशन with that rule making powers and also the oversight by the state legislature। मैं यही चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में मैंने जो एफर्ट डाला है उससे आपका क्लैरिटी थोड़ा बढ़े एज पर दिस फैमिली कोर्ट्स एक्ट। एंड इफ़ यू गेट 1% बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। इसके साथ साथ आपके पास एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ कमेंट के माध्यम से अपने इनसाइट्स डालें, जहाँ जहाँ पर वीडियोस में दिक्कत है वो भी कमेंट्स में लिखिए। And also comment for the scope of improvement in my videos. Thank you. Please subscribe, please like and share with your friends and family members. Thank you.